अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 के अंदर राउट्स लॉ का सेकंड पार्ट या यूं समझे कि राउट्स लॉ दोबारा पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा जो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं वो दोनों के दोनों वोलेटाइल हैं। अब राउट्स लॉ का एक ग्राफ जो बहुत ज़रूरी है डिस्कस करना, इसको हम डिस्कस करेंगे, जिस पे हम बेस कर रहे थे आइडियलिटी और नॉन आइडियलिटी ऑफ सॉल्यूशंस को। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट, दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ राउट्स लॉ, या ये राउट्स लॉ का एक सेकंड टाइप है। इसमें हम राउट्स लॉ को डिस्कस करेंगे अगर हमारा सॉल्यूशन मिलकर बना हो दो कंपोनेंट से और वो दोनों के दोनों कंपोनेंट्स वोलेटाइल हों। अब दो कंपोनेंट्स वोलेटाइल होने का मतलब क्या है कि ये दोनों ऐसा बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं जिसमें ज़्यादा वेपर प्रेशर बनते हैं, यानी कि इनका बॉइलिंग पॉइंट इतना हाई नहीं है कि इनके वेपर्स जो हैं वो नेग्लिजिबल बन रहे हैं और वेपर प्रेशर नेग्लिजिबल लगा रहे हैं। से दे आर नॉट नॉन वोलेटाइल, दे मे हैव बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, यानी कि हो सकता है एक का हाई हो, से एक का 60 है तो दूसरे का हो सकता है 40 हो, मगर एक का बॉइलिंग पॉइंट 600 और दूसरे का 400 नहीं होगा, यानी कि ये नॉन वोलेटाइल नहीं होंगे। दोनों ऐसे होंगे जिनकी अच्छी खासी तादाद वेपर्स की बन सकती है एट रूम टेम्परेचर और नियर टू रूम टेम्परेचर से 30 डिग्री 35 डिग्री। ऐसे कंपोनेंट्स वोलेटाइल कहलाते हैं जिनका यूजुअली बॉइलिंग पॉइंट कम होता है एज़ कम्पेयर टू अदर सब्सटेंसेस। ये जो दो कंपोनेंट लिए हैं ना मैंने अब राउट्स लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए, ये दो कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट है कंपोनेंट नंबर 1, मेरे पास जो कंपोनेंट पहले वाला है उसको मैं शो करता हूँ ए से। ए कंपोनेंट का ना बॉइलिंग पॉइंट कम है, बॉइलिंग पॉइंट लेस है, यानी कि इसका अगर बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो इसका वेपर प्रेशर डेफिनेटली ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू कंपोनेंट बी। मैं दूसरा कंपोनेंट लिखता हूँ कंपोनेंट बी। ये कंपोनेंट बी जो है ना, इसका बॉइलिंग पॉइंट एज़ कम्पेयर टू कंपोनेंट ए हाई है, यानी कि जनरली हाई नहीं है, एज़ कम्पेयर टू कंपोनेंट ए हाई है। तो अब ज़रा मेरी बात गौर से समझिएगा, अगर ए का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम है तो इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, तो इसका प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर होगा पी नॉट ए, विच मस्ट बी हायर देन द प्योर फॉर्म में जो बी वेपर प्रेशर अप्लाई कर रही है, यानी कि पी नॉट बी से। सो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ कि आपका जो पी नॉट ए की वैल्यू है वो पी नॉट बी से ज़्यादा है, क्योंकि पी नॉट ए का बॉइलिंग पॉइंट लेस है या ये मोर वोलेटाइल है एज कम्पेयर टू कंपोनेंट बी। इस वजह से ये पी नॉट ए पी नॉट बी से ज़्यादा है। से आपका कंपोनेंट ए जो है वो है ब्लू कलर का पार्टिकल और कंपोनेंट बी जो है वो है ग्रीन कलर का पार्टिकल। तो अगर मैं इन दोनों को मिक्स करता हूँ एक सर्टेन प्रोपोर्शन में, तो इनको मिक्स करने से होगा क्या, इनको मिक्स करने से ये दोनों वेपर्स बनाना शुरू कर देंगे। मैं फर्स्ट इनके पार्टिकल्स को ड्रा कर लेता हूँ, देन मैं आपको शो करता हूँ कि किस तरह ये वेपर्स बनाना शुरू कर देंगे। ये एक बीकर में मैंने दोनों कंपोनेंट्स को मिक्स करके सॉल्यूशन बना लिया। स्टूडेंट, से जो ए है आपका, ए वाला कंपोनेंट जो है इसकी जो मोल फ्रैक्शन है वो है एक्स ए, और जो कंपोनेंट बी है इसकी मोल फ्रैक्शन है एक्स बी। तो अब होगा क्या कि एक्स ए इस सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन है ए की और एक्स बी जो मोल फ्रैक्शन है वो है बी की। अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मोल फ्रैक्शन को तो वो मोल परसेंट बन जाएगी। अब ये कंपोनेंट्स कर क्या रहे हैं, ये लिक्विड स्टेट में मिक्स भी हुए हुए हैं और इनके कुछ पार्टिकल्स वेपर की स्टेट में एस्केप कर जाते हैं और वेपर प्रेशर अप्लाई करते हैं। इसी तरह ग्रीन के पार्टिकल्स बनाता हूँ, क्योंकि दोनों वोलेटाइल है ना, तो दोनों एस्केप कर रहे होंगे, दोनों वेपर प्रेशर अप्लाई कर रहे होंगे। इन दैट सिनेरियो हो क्या रहा है, जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो दोनों के वेपर्स की वजह से है। आप कहेंगे जब दो सब्सटेंसेस या दो वोलेटाइल लिक्विड्स मिक्स हो जाएं तो वो जो प्रेशर लगाते हैं उसको तो डाल्टन लॉ एक्सप्लेन करता था। डाल्टन्स लॉ के मुताबिक जो टोटल प्रेशर होता था वो इक्वल होता था सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, यानी कि कितना
एक कंपोनेंट प्रेशर लगा रहा है वो पी ए होगा, कितना, दूसरा कंपोनेंट प्रेशर लगा रहा है वो पी बी होगा। स्टूडेंट एक बात को समझिएगा, ये पी ए वो प्रेशर है जो कंपोनेंट ए लगा रहा है सोल्यूशन के अंदर, ये पी नॉट ए नहीं है, ये पी ए है। पी नॉट ए तब लगता जब वो प्योर स्टेट में होता, अब वो प्योर स्टेट में नहीं है, अब वो सोल्यूशन के अंदर है। इसी तरह पी बी वो वेपर प्रेशर है जो कंपोनेंट बी लगा रहा है, और वो याद रखिएगा इस टाइम सोल्यूशन में ये वेपर प्रेशर लगा रहा है, प्योर स्टेट में वो पी नॉट बी लगा रहा होता। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लूँ इस फार्मूले को, डाल्टन्स लॉ का टोटल प्रेशर वाले फार्मूले को, तो वो कुछ इस तरह बन जाएगा, पी टी इज इक्वल टू पी ए की जगह मैं लिख सकता हूँ पी नॉट ए एक्स ए। आप कहेंगे ये तो राउट्स लॉ है। अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ हमारे पास दो चीज़ें थी कि पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए मल्टीप्लाई बाय इट्स स्मॉल फ्रैक्शन, तो पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी मल्टीप्लाई बाय इट्स स्मॉल फ्रैक्शन। तो मैं ऐसा करता हूँ, ये जो दो वैल्यूज़ हैं ये यहाँ लिख देता हूँ, पी नॉट ए, पी ए की जगह क्या लिख दिया मैंने, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। स्टूडेंट अब मैं ऐसा करता हूँ, इसमें से एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को दूसरे कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन से रिप्लेस करने की कोशिश करता हूँ। उसके लिए आप फ़ौरन जहन में एक फार्मूला लाएं। वो फार्मूला क्या था, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। सो इफ़ यू वांट टू रिप्लेस एक्स बी, अगर आप एक्स बी को रिप्लेस करना चाहते हैं तो एक्स बी की जगह 1 माइनस एक्स ए लिख दें। तो ये वैल्यू मैं एक्स बी की जगह इनपुट कर देता हूँ, तो मेरा फार्मूला क्या बनेगा, पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 1 माइनस एक्स ए। अब मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ी स्पेस ड्रॉ कर लेता हूँ। स्टूडेंट मैं पी टी वाली इस इक्वेशन को राइट कर रहा था। असल में मैं करने क्या जा रहा हूँ, मैं इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में कन्वर्ट करूँगा और इसका ग्राफ बनाऊँगा। अगर ये टोटल प्रेशर वाली इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है तो मेरा राउट्स लॉ जस्टिफाई हो जाएगा उस सोल्यूशन के ऊपर, यानी कि मेरा सोल्यूशन आइडियल कहलाएगा। अगर तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं आती, इस इक्वेशन को फर्दर मॉडिफाई करने पर जब ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी और उसका मैं ग्राफ ड्रा करता हूँ और वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं आता, तो इसका मतलब एक सादा सा है कि आपका राउट्स लॉ उस सोल्यूशन के ऊपर अप्लाई नहीं होता। उसके लिए थोड़ी सी फर्दर हमें डिस्कशन करनी पड़ेगी, लिहाजा आप अभी ज़रा इस डेरिवेशन पे रहें। तो ये बना पी टी इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए। अब पी बी पहले मल्टीप्लाई होगा 1 से, पी नोट बी मल्टीप्लाई होगा 1 से, और फिर पी नोट बी मल्टीप्लाई होगा एक्स ए से। अब आप कहेंगे ये एक्स ए कॉमन है, तो आप ऐसा करें यहाँ पे लिख लें, इन दोनों में से एक्स ए कॉमन ले लें, तो ये बन गया पी नोट ए माइनस पी नोट बी, यहाँ पे आ गया एक्स ए। ठीक है, ये आ गया एक्स। मैं एक्स को थोड़ा सा कोशिश करता हूँ दूसरे स्टाइल से लिखूँ, क्योंकि ये मल्टीप्लाई का साइन लगना शुरू हो जाता है सम टाइम। तो ये हो गया एक्स ए प्लस पी नोट बी, ये आ गया पी टी। स्टूडेंट ये जो इक्वेशन आई है दैट एक्चुअली शोज अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, इसे अगर मैं इक्वेशन नंबर ए कह लूँ तो ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। अब एक छोटा सा होमवर्क है आपके लिए। ये मेरी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन तब आई जब मैंने एक्स बी की जगह 1 माइनस एक्स ए की वैल्यू इनपुट की। अगर मैं एक्स ए की जगह 1 माइनस एक्स बी की वैल्यू इनपुट करता हूँ तो मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी पी टी इज इक्वल टू पी नोट बी माइनस पी नोट ए इंटू एक्स बी प्लस पी नोट ए। अब ये होमवर्क क्यों है आपका, देखें अगर आप एक्स ए की वैल्यू इनपुट करेंगे इस टोटल प्रेशर वाली डाल्टन्स लॉ की इक्वेशन में, इसे आपसे कह लें इक्वेशन I1,
तो अगर आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास ये ग्रीन वाली इक्वेशन बनेगी, और अगर आप एक्स बी की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास ए इक्वेशन बनेगी। से इसे मैं कह लेता हूँ बी इक्वेशन और ऊपर वाले को कह लेता हूँ ए इक्वेशन। यानी कि अगर मैंने एक्स बी की जगह मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को ऐड करने की कोशिश की तो मेरे पास इक्वेशन ए आ गई, और अगर एक्स ए की जगह मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को ऐड करूंगा तो मेरे पास ये इक्वेशन बन जाएगी जो ग्रीन कलर की लिखी है। अब ज़रा इन दोनों इक्वेशंस को हम एनालाइज करते हैं। ये दोनों इक्वेशन शो क्या कर रही हैं, देखें ये दोनों इक्वेशन स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। कैसे भला, ये देखें ये बन गया y इज इक्वल टू m। मैं नेगेटिव साइन और स्लोप फॉर अ टाइम बिंग निगलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि आई एम टेलिंग यू ये कैसे इक्वलेंट होगी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के mx प्लस c। और अगर नीचे वाली इक्वेशन देखें तो वो भी आपकी y इज इक्वल टू mx प्लस c के इक्वल आ रही है। गौर से देखें, अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और टोटल प्रेशर में ग्राफ प्लॉट करता हूँ, कब? जब मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को लेता हूँ एक्स एक्सिस पे और पी टी को लेता हूँ वाई एक्सिस पे, तो उससे जो स्ट्रेट लाइन आएगी उसकी स्लोप बनेगी एम, और वो स्ट्रेट लाइन जिस जगह पे वाई एक्सिस को कट करेगी वो होगा पी नॉट बी। अब दूसरी तरफ चलते हैं। अगर मैं ग्राफ ड्रा करता हूं मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का और टोटल प्रेशर का ऑन वाई एक्सिस, यानी कि मैं एक्स एक्सिस पे क्या लेता हूं एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, यानी कि 0.1 0.2 0.3 0.4 बहुत सारे सोल्यूशन बना के लेता हूं और उसका फिर टोटल प्रेशर फाइंड करता हूं, तो वो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आएगी। मैं दोबारा बता रहा हूं, मैं नेगेटिव साइन निगलेक्ट कर रहा हूं, उसकी स्लोप आएगी एम के इक्वल, और वो स्ट्रेट लाइन जिस जगह वाई एक्सिस को कनेक्ट कर रही होगी, जुड़ रही होगी, कट कर रही होगी, वो पॉइंट होगा पी नॉट ए। जरा इस बात को मैं ग्राफिकली समझाता हूं। देखें स्टूडेंट, ये आपके पास है एक एक्सिस, इसे कहते हैं हम वाई एक्सिस, ठीक है, और इसे कहते हैं हम एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस जो है हमारे पास, एक्स एक्सिस डेट एक्चुअली शोज डिफरेंट परसेंटेजेस ऑफ ए, एक्स ए, ये एक्स ए की डिफरेंट परसेंटेजेस शो कर रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप 0.1 ले लें, यहाँ पे आप ले लें 0.2, यहाँ पे ले लें 0.3, यहाँ पे ले लें 0.4 और यहाँ पे ले लें 0.5 एंड सो ऑन, और वाई एक्सिस पे ले लें टोटल प्रेशर की वैल्यूज़, यानी कि वाई एक्सिस पे टोटल प्रेशर की वैल्यूज़ ले लें, तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी। अब वो स्ट्रेट लाइन जो आपके पास आएगी वो ऐसी होगी जो कि कट कर रही होगी वाई एक्सिस को। अब एक बात याद रखिएगा, अब आपकी जो ये स्ट्रेट लाइन कट कर रही है वाई एक्सिस को, इसमें जो हमारे पास पॉइंट है जहां पे कट हो रही है, यानी कि ये वाला पॉइंट है सी, और ये शो कर रहा होगा आपका पी नॉट बी को। व्हाट इफ मैं इसे उल्टा करूं, मतलब ये है कि मैं ऐसा करता हूं, मैं यहाँ एक्स बी की कंपोजिशन ले लेता हूं, एक्स बी, यानी कि ये पॉइंट हो गया एक्स बी का 0, फिर 0.1 0.2 0.3, उसकी भी जो टोटल प्रेशर की लाइन आएगी वो स्ट्रेट लाइन आएगी, बट उसका ये जो सी कंपोनेंट वाला हिस्सा होगा ये शो करेगा पी नॉट ए को, यानी कि द पॉइंट सी वेयर लाइन कट्स वाई एक्सिस विल शो द पी नॉट ए वैल्यू। समहाउ अगर मैं इसको रहने दूं फॉर आवर ए कंपोजिशन तो मेरे लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा, बजाय इसके कि मैं इसको इतनी डिटेल में एक्सप्लेन करूं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। अगर ये मोल फ्रैक्शन ऑफ बी होता तो ये आपका जो इंटरसेप्ट होना था ये शो करना था पी ए को। मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे पी ए लिख लेता हूँ, पी नॉट ए को। अब अगर ये स्ट्रेट लाइन जनरेट हो तो आपका जो सोल्यूशन है वो आइडियल है। अगर ये स्ट्रेट लाइन जनरेट नहीं होती, से वो कर्व आ जाती है, कोई और एलिप्टिकल आ जाती है, तो आपका सोल्यूशन नॉन आइडियल है। ये स्ट्रेट लाइन का शो होना
एक आइडेंटिटी है, एक सिग्निफिकेंट पॉइंट है, करेक्टरिस्टिक्स है जो शो करता है आपका सोल्यूशन आइडियल है। इसका मतलब राउट्स लॉ को अगर आप ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं और यू गेट अ स्ट्रेट लाइन, इफ़ यू गेट अ स्ट्रेट लाइन, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो सोल्यूशन है डेट इज़ एक्चुअली आइडियल। अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं आती तो आपका सोल्यूशन आइडियल नहीं बनेगा। इसका मतलब अगर मैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी या पी टी इज इक्वल टू फॉर एक्स बी हमारे पास था, एक्स बी हमारे पास था पी नॉट बी, पी नॉट ए, और यहाँ पे सी हमारे पास था पी नॉट ए। अगर मैं इसको ग्राफ को ड्रा करूँ तो मेरी स्ट्रेट लाइन आएगी। यानी ये ग्राफ किस सूरत में मैं ड्रा कर रहा हूँ, अगर एक्स एक्सिस पे मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बी ले रहा हूँ और यहाँ पे टोटल प्रेशर ले रहा हूँ, तो ये स्ट्रेट लाइन आएगी, तो मेरा सोल्यूशन जो होगा वो आइडियल होगा। आप यहाँ मोल फ्रैक्शन की जगह मोल परसेंटेज भी ले सकते हैं, यानी कि 0.1 अगर आपका एक्स बी है तो डेफिनेट सी बात है जो एक्स ए होगा वो 0.9 होगा। उसकी वजह क्या है, हम सब जानते हैं कि एक्स ए प्लस एक्स बी शुड इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स आप एक्स बी की वैल्यू 0.1 लिखें तो 1 में से 0.1 माइनस करने पे एक्स ए आएगा 0.9। अगर आप इसको यूँ लिख लेते हैं ना 10% बी, तो ऑटोमेटिकली जो आपकी मोल परसेंटेज एक्स ए की बन जाएगी, कंपोजिशन बन जाएगी, वो 90% बनेगी। यानी कि मोल फ्रैक्शन 0.1 0.9 है, मोल परसेंटेजेस में लिखा जाए तो 10% और 90% है। लिहाजा अगर आप ये नीचे वाले हिस्से को 0.1 0.2 0.5 की बजाय इसको मोल परसेंटेजेस में रिप्रेजेंट करना चाहें तो आप यूँ कर सकते हैं, ये 10% बी है तो 90% इसमें क्या होगा, ए होगा। अगर ये 20% बी है तो ये 80% क्या होगा, इसमें ए होगा। यानी कि अब एक्स बी की जगह मैंने यहाँ पे लिख दिया है मोल परसेंटेज ऑफ बी। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर टॉपिक। तो आपने यहाँ से एक चीज़ इंतहाई इंपॉर्टेंट समझ ली, इफ वी obtain straight line, कब स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन करेंगे, जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। किन के दरमियान ड्रॉ करेंगे ये भी देखते हैं। एक्स ए वर्सेस टोटल प्रेशर या एक्स बी वर्सेस टोटल प्रेशर में अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमारा सोल्यूशन अगर स्ट्रेट लाइन प्रोड्यूस करता है तो वो डेफिनेटली आइडियल है। तो ये एक बेहतरीन बेस्ट क्राइटेरिया है टू आइडेंटिफाई कि आपका सोल्यूशन आइडियल है या नहीं है। अब इन बीकर्स का इस्तेमाल आ गया। अब हम क्या करेंगे कि हम डिफरेंट कंपोजिशन के सॉल्यूशंस बनाएंगे और उनको ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि हमारा टोटल प्रेशर की लाइन किस तरह बनती है और वो किस किस जगह कनेक्ट होती है। सो लेट्स गो फॉर द डिफरेंट कंपोजिशन सॉल्यूशंस। स्टूडेंट ये आपके सामने कुछ बीकर्स हैं, ये मैंने ना 10 डिफरेंट सॉल्यूशंस बनाने हैं और ये आपके सामने 10 बीकर्स हैं। ये बीकर नंबर ए है, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। जो फर्स्ट बीकर है आपके पास, इसमें आपने क्या करना है, जो ए लेना है वो 100% लेना है, यानी कि मोल परसेंटेज है इसकी 1, तो बी ऑटोमेटिकली क्या हो गया इसमें 0। अब अगर मैं ए और बी ऊपर और नीचे लिख लूँ तो दूसरे वाले के अंदर बीकर के अंदर आपने ए लेना 90%, बी लेना आपने 10%। ये मैं मुख्तलिफ कंपोजिशन परसेंटेजेस के सोल्यूशन बना रहा हूँ। इसमें 80 20 70 30, यानी कि 100% करने के लिए क्या है, अगर ये 60 लूँगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 40। अगर मैं इसको फर्दर एक्सपेंड करना चाहूँ तो मैं कहूँगा 60% का मतलब ये है कि इसमें ए की मोल फ्रैक्शन है 0.6 और बी की मोल फ्रैक्शन है इस बीकर में जिस पे मैंने रेड एरो लगाया है, बी की मोल फ्रैक्शन बनती है 0.4 और अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये मोल परसेंटेजेस में कन्वर्ट हो जाती है आपकी बात, जो कि 60-40% मैंने लिखी है। नीचे वाले सॉल्यूशंस में भी ऐसे ही करते हैं, 50A 50B।
अब मैं 40A 60B लेते हो, यहाँ पे मैं लेता हूँ 30A 70B, यहाँ पे मैं लेता हूँ 20A, ठीक है, 20 और 80B। और ये वाला जो बीकर है मेरे पास लास्ट वाला, इसमें जो A होगा वो होगा 10% और B होगा आपका 90%। इसका मतलब ये आपने डिफरेंट कंपोजिशन बना ली है। हम ऐसा करते हैं, एक और बीकर लेते हैं और इस बीकर में हम B को 100% ले लेते हैं। इसमें B आपका 100% है, B 100%, तो ऑटोमेटिकली जो A होगा वो 0% होगा इसमें। अब ये मेरे पास डिफरेंट कंपोजिशन के सॉल्यूशंस बन गए हैं, 10 सॉल्यूशन बने हैं ये मेरे पास, जिसमें A 100% से शुरू हो रहा है और जो B है वो 0% से शुरू होता होता एक मेरे पास डिफरेंट कंपोजिशन के सॉल्यूशन बनते बनते A 0% तक आ जाता है और B जो है वो 100% तक पहुंच जाता है। अब मैं क्या करूँगा, इन डिफरेंट कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशंस का ग्राफ ड्रा करूँगा। किसके साथ? टोटल प्रेशर के साथ, यानी कि वाई एक्सिस पे टोटल प्रेशर होगा और एक्स एक्सिस पे ये डिफरेंट कंपोजिशंस होंगी। ये 10-11 के करीब जो आपके बीकर्स हैं, इनमें जो डिफरेंट कंपोजिशंस लिए हैं, इनके सारों के वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर, टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर फाइंड करूँगा इन सारों का, और फिर इन सारों की कंपोजिशन और इसका टोटल वेपर प्रेशर मैं ड्रॉ करूँगा। तो देखते हैं क्या होता है। स्टूडेंट, ये दो पार्ट्स हैं, इसमें ये है एक्स एक्सिस और ये है आपका वाई एक्सिस जिस पे एरो लगे हैं। ये एरो इंडिकेट कर रहा है कि टोटल प्रेशर इंक्रीज कर रहा है अपवर्ड। अब हमने दो कंपोनेंट लिए हुए हैं, ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट। ए जो है उसका प्योर का वेपर प्रेशर है पी नॉट ए और बी कंपोनेंट प्योर का वेपर प्रेशर है पी नॉट बी। ये चूंकि मोर वोलेटाइल है लिहाजा इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। ये चूंकि लेस वोलेटाइल है एज कंपेयर टू ए, नॉट एज कंपेयर टू एवरीथिंग, एज कंपेयर टू ए, तो इसका वेपर प्रेशर एज कंपेयर टू ए कम होगा, क्योंकि जो जितना ज़्यादा वोलेटाइल होता है उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर रखता है। तो अगर मैं यहाँ पे कंपोजिशन लिखूँ ए बी की, ए यहाँ पे मैंने लिया 100%, तो बी होगा 0, फिर यहाँ पे हो गया 90-10, फिर हो गया यहाँ पे 80-20, फिर यहाँ पे हो गया 70-30, यहाँ पे हो गया 60 एंड देन 40, और यहाँ पे हो गया 50-50, देन 40-60। ये जो मैंने कंपोजिशंस बनाई थी ना बीकर्स में, वो सारी यहाँ पे उनके पॉइंट वाइज लिखता जा रहा हूँ। ये हो गया 30, ये हो गया 70, ये हो गया 20, ये हो गया 80, ये हो गया 10, ये हो गया 90। अब ए हो गया 0, ए हो गया हमारे पास 0 और बी हो गया 100। तो ये परसेंटेज ऑफ ए ऊपर आ गई, परसेंटेज ऑफ बी नीचे आ गई। आप चाहते हो उसे ऊपर नीचे दूसरी तरह लिख लें, बट समहाउ ये डिफरेंट परसेंटेजेस आ गई और ये हर पॉइंट एक ख़ास कंपोजिशन परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन को या हर कंपोनेंट्स की डिफरेंट परसेंटेजेस वाले सॉल्यूशन को शो कर रहा है। अगर ये फॉर एग्जांपल आपका पहला सॉल्यूशन 100% ए होगा, तो वो जो वेपर प्रेशर उस सॉल्यूशन का होगा ना, जो अप्लाई कर रहा होगा, वो उसके प्योर के इक्वल होगा, क्योंकि इसमें दूसरी चीज़ तो है कोई नहीं। अभी मैंने कहा पी नॉट ए मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है, तो इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। से ये है पी नॉट ए की वैल्यू। अगर मैं पी नॉट बी की वैल्यू की बात करूं, तो पी नॉट बी 100% है इस पॉइंट पे, तो उसका वेपर प्रेशर पी नॉट ए के मुकाबले में नीचे आएगा। उसकी वजह क्या है? पी नॉट बी जो है ना, वो एक्चुअली लेस वोलेटाइल है एज कम्पेयर टू बी, सो इसका वेपर प्रेशर जो है वो कम आया। पी नॉट बी का वेपर प्रेशर कम आया। स्टूडेंट, अगर मैं इन दोनों वेपर प्रेशर्स को कनेक्ट करूं, यानी कि पी नॉट ए को पी नॉट बी से कनेक्ट करूं, तो मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन आती है। ये स्ट्रेट लाइन इंडिकेट क्या कर रही है? स्ट्रेट लाइन इंडिकेट करती है कि ये सॉल्यूशंस के टोटल प्रेशर्स सारे के सारे इस पोजीशन पे आएंगे। मसलन 90 और 10% जो सॉल्यूशन है उसका जो वेपर प्रेशर आएगा, से 90 और 10% का वेपर प्रेशर फाइंड करना चाहता हूँ, तो उसका वेपर प्रेशर इस लाइन के ऊपर आएगा एग्जैक्टली, से वो बनता है आपका ये वाला पॉइंट। अगर आप 50 और
50% सोल्यूशन का फाइंड करना चाहते हैं तो उसका टोटल वेपर प्रेशर भी इसी लाइन के ऊपर वैल्यू देगा। वो से आया ये आंसर। और अगर आप फाइंड करना चाहते हैं से 10 और 90 का तो उसका वेपर प्रेशर भी एग्जैक्ट इसी लाइन के ऊपर वैल्यू जनरेट करेगा। अगर ये सारे सॉल्यूशंस की टोटल प्रेशर की वैल्यूज़ इसी लाइन के ऊपर आए, सारे सॉल्यूशन की जो वैल्यूज़ हैं वो इसी लाइन के ऊपर आए, तो आप कहेंगे ये स्ट्रेट लाइन जनरेट हो रही है। और मैं कहूँगा कि ये एक्चुअली आइडियल सॉल्यूशन की निशानी है। आइडियल सॉल्यूशन की निशानी ये है कि आप उनके डिफरेंट कंपोजिशन के मिक्सचर्स बना लें या सॉल्यूशंस बना लें और उनका ग्राफ प्लॉट करें टोटल प्रेशर के साथ, तो वो एक स्ट्रेट लाइन जनरेट करते हैं। हाँ, ये स्ट्रेट लाइन थोड़ी सी पी नोट बी की तरफ इसलिए झुकी हुई है क्योंकि पी नोट बी का वेपर प्रेशर कम है, पी नोट ए का ज़्यादा है। स्टूडेंट एक बात देखिएगा गौर से ज़रा, जो आपका पी नोट बी है, पी बी है, जब बी ज़ीरो था ना तो पी बी की वैल्यू ज़ीरो थी। जैसे जैसे आपकी बी की परसेंटेज बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपका जो सोल्यूशन है उसमें पी नॉट बी की वैल्यू बढ़ती जाती है। और जैसे जैसे अगर मैं दूसरी तरफ से शुरू करूं, यानी कि लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड, उसमें ए की जो परसेंटेज है वो ज़ीरो है, तो उसका जो टोटल प्रेशर होगा उसमें जो पार्ट होगा वो ज़ीरो होगा। जैसे जैसे ए का पार्ट ज़्यादा होता जाता है वैसे वैसे उसका जो हिस्सा है, किसके अंदर हिस्सा है, इस सॉल्यूशन के अंदर टोटल प्रेशर डेवलप करने में वो बढ़ता जाता है। अब ये मेरे पास एक टोटल ग्राफ बन गया है जिसमें बहुत सारी वैल्यूज़ इंडिकेट हुई हैं। नाउ लेट्स एग्जामिन वन सॉल्यूशन। हम ऐसा करते हैं, एक सॉल्यूशन को एग्जामिन करते हैं, देखते हैं वो क्या इंडिकेशन शो करता है। से 30 और 70% सॉल्यूशन लिया हमने, यानी कि 70% ए लिया, 30% बी लिया, तो वो लाइन जो कट हो रही है ना वो इस पॉइंट पे कट हो रही है, इस पोजीशन पे। मैं ऐसा करता हूँ, इसे ब्लैक लाइन से शो करता हूँ। ये जहाँ पे मिल रही है ना कि ये वाली पॉइंट, ये पॉइंट शो कर रहा है टोटल प्रेशर। कब? जब आपका ए 70% हो, बी जो है ना वो 30% हो। अब ये टोटल प्रेशर है यानी कि पी टी है। आप देखना चाहते हैं इसमें पी बी कितना पार्ट प्ले कर रहा है और पी ए कितना पार्ट प्ले कर रहा है। क्यों? अल्टीमेटली तो टोटल प्रेशर पी बी प्लस पी ए के इक्वल होना है, क्योंकि यही डाल्टन्स लॉ कहता है कि जब दो वॉलेटाइल मिक्सचर्स को आप इकट्ठा कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं, सोल्यूशन बना लेते हैं, तो दे होमोजीनियसली मिक्स एंड फॉर्म वेपर्स। बोथ वेपर्स बनाएंगे और वो जो टोटल प्रेशर लगा रहे होंगे उसमें ए और बी दोनों कंपोनेंट पार्ट प्ले कर रहे होंगे। स्टूडेंट ज़रा गौर से देखें, मैं ना कुछ लेबलिंग करने जा रहा हूँ जो बहुत ज़रूरी है। ये जो पॉइंट है टोटल प्रेशर का, इसे कह लें आप जी, इस पॉइंट को कह लें आप एच, इस पॉइंट को जिस पे ब्लू लाइन कट हो रही है इसे कह लें आई, और जो यहाँ पे कनेक्ट हो रही है 70-30% वाले एक्स एक्सिस के पॉइंट पर इसे कह लें जे। अब आपने गौर से मेरी बात सुननी है। देखें, जो आपका सॉल्यूशन है उसमें जो टोटल प्रेशर है ना वो जी पॉइंट तक गया है, यानी कि यहाँ तक टोटल प्रेशर गया है, इस पॉइंट तक टोटल प्रेशर गया आपका जी तक। ठीक है, ये मैं ऐसा करता हूँ, इस लाइन को ख़त्म कर देता हूँ, इसको, ये जी तक आपका टोटल प्रेशर गया। अब आप कहते हैं इस जी तक, जी जे की लाइन जो बनी है, जी पी टी किस लाइन किससे शो हो रही है, जी जे की जो लाइन शो हो रही है इसमें पी बी का हिस्सा कितना है। देखें ज़रा गौर से देखें, अगर ये पी टी जी जे तक है, यानी कि जो पी टी है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो इसमें पी बी की कितनी कंट्रीब्यूशन है, लेट्स सी। यहाँ से यहाँ तक जो ब्लू लाइन है जहाँ पे रेड लाइन को कट कर रही है, उस पॉइंट तक ये कंट्रीब्यूशन है पी बी की, यानी कि आप यूँ कह लें कि पी बी की जो कंट्रीब्यूशन है वो है आई जे। और अब अगर मैं देखना चाहता हूँ पी ए की कंट्रीब्यूशन इस टोटल प्रेशर में कितनी है, तो मैं इस पॉइंट से यानी कि जे वाली पोजीशन से एच तक एक एरो ड्रा करूँगा। अगर मैं इस एरो को थोड़ा सा अपनी जगह से हिला के साइड पे बना लूँ तो मेरे लिए एक्सप्लेन करना आसान हो जाएगा।
इस जगह की बजाय मैं इस जगह रख लूँ, तो ये वाली जो आपकी कंट्रीब्यूशन है एज की यहाँ तक, जहाँ पे ब्राउन लाइन को कट कर रहा है, यानी कि आप यूँ कह लें जहाँ पे एच जे तक की लेंथ है, ये कंट्रीब्यूशन है पी ए की। यानी कि आप यूँ कह लें, इसको अगर मैं दूसरी तरह समझाऊँ आपको, तो आप यूँ कहेंगे जो टोटल प्रेशर है, इसको पहले हम रिमूव कर लेते हैं। मैं इस तरह कहूँगा कि आपका जी से जे तक का जो टोटल प्रेशर की वैल्यू है वाई एक्सिस पे, वो इक्वल है दो चीज़ों के सम के, आई जे जो पी बी की कंट्रीब्यूशन है प्लस एच जे जो पी ए की कंट्रीब्यूशन है। अब डेफिनेटली जो एच जे यानी कि पी ए की कंट्रीब्यूशन है वो ग्रेटर है आई जे की कंट्रीब्यूशन से। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह बड़ी सादी सी है। उसकी वजह यह है कि एक तो ए की इसमें परसेंटेज कंपोजिशन ज़्यादा है, दूसरा एक मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है, लिहाजा उसके ना सिर्फ परसेंटेज ज़्यादा है बल्कि उसके वेपर्स भी ज़्यादा बन रहे हैं, लिहाजा वो टोटल प्रेशर में ज़्यादा पार्ट प्ले कर रहे हैं। लिहाजा हम किसी भी पॉइंट पे टोटल प्रेशर में दो डिफरेंट कंपोनेंट की कंट्रीब्यूशन को स्टडी कर सकते हैं अगर हम ये ग्राफ ड्रॉ कर लें। आई होप स्टूडेंट ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।